हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 1 जनवरी 2026 है। हम ऊपर वाले से ये विनती करते हैं, प्रेयर करते हैं कि हमारे जो बैंक पेंशनर जिस दुर्दशा में जी रहे हैं उनकी कुछ सुने, और जो सिंगला साहब वाला केस है वो फेवर में आए और बहुत दिन से अटका हुआ पेंशन अपडेशन का मैटर सुलझ जाए। कामनाएं कर सकते हैं। और हम तो सभी बैंक कर्मियों को, पेंशनर्स को यही सलाह देंगे कि हिम्मत रखें। ये सब कुछ जीवन का पार्ट है, होता है और चलता रहता है। अब क्योंकि 1 तारीख हो चुकी है, अब यहाँ से आगे जो जो दिन निकलेगा 15 तारीख के बाद तो 21 तारीख आएगी, तो 21 तारीख तक जो भी दिन आएगा उससे पहले तो चांसेस नहीं है सुनने के शायद। तो यही रहेगा कि आज तारीख आएगी, आज तारीख आएगी, आज तारीख आएगी, और निकलेगा। ऐसे ही टाइम निकलता रहा है, 32 साल निकाल दिए और निकल जाएगा। लेकिन आज मैं दूसरी बात कहता हूँ। 31 तारीख को किसी ने व्हाट्सएप पर यह डाला कि पेंशनर्स मस्ट फाइल ए पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू गेट द पेंशन अपडेशन एडेड इन द BPR रेगुलेशन 995। यानी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाए जो कि 1993 के समझौते में पेंशन अपडेशन था, उसे रेगुलेशन में जोड़ा जाए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और मैं जब ही समझ गया था कि यह किसी बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति का काम है। अंग्रेजी तो उसकी टूटी फूटी थी, उसका सेंटेंस प्रॉपर नहीं थे, पर वो चाहता था कैसे ही सिंगला साहब वाला केस डिलीट हो जाए और IBA को एक प्रकार से छूट मिल जाए कि आपका जो एफिडेविट है वो सही है। लोगों के कमेंट आए इस पर काफ़ी, और सबकी सुई एक ही ओर जा रही थी, जिन्हें हम बैंक टचलम कहते हैं। और उसमें से एक कमेंट लिया मैंने। ये कोई बकुल हल्दर का कमेंट है और एक कोई घनश्याम का कमेंट है। लोगों को काफी गुस्सा था कि इस समय इस प्रकार के स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी और किसने निकाला और क्या जरूरत थी। खैर, लगे हाथों हमने उसको ले लिया। तो उसमें एक कमेंट तो घनश्याम जी का सीधा सीधा था कि कोई लाग लपेट नहीं, ही मस्ट बी ए पपेट ऑफ UFBU और EIBA और IBA। बोला जिस भी व्यक्ति ने वो स्टेटमेंट डाला वो चमचा है, कठपुतली है। किसकी? UFBU की, या बैंक टचलम के संगठन की, EIBA की, या IBA की। क्योंकि बड़ी चालाकीपूर्ण, शरारतपूर्ण तरह से डाला गया था। लेकिन बड़े रीजनेबल और लॉजिकल तरीके से बकुल हल्दर जी ने इसकी ओरिजिन बताई, सोर्स बताया। बोला नया नहीं है ये काम, ये काम बहुत पहले से चला आ रहा है। यानी उन्होंने, जैसे होता है ना CID वाले, FBI वाले, रॉ वाले, NIA वाले, सबूत को जमीन से खोद करके निकाल लेते हैं और फिर बताते हैं कि ये हुआ होगा। या बकुल हल्दर जी ने जो स्टेटमेंट था उसकी जमीन से खोद के निकाला और बताया कि इसके पीछे कौन है। सिर्फ कहा ही नहीं, जमीन से खोद के निकाला और कहा कि इसके पीछे कौन है। और वो क्या कहते हैं? दिस इज द लाइन ऑफ आर्गुमेंट ऑफ AIBA। ये जो लाइन है कि हमारे रेगुलेशन में कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, ये लाइन AIBA की है। और इन्हीं की लाइन पर जो HR हेड थे IBA के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि कोई पेंशन अपडेशन नहीं है। और क्यों है ये लाइन उनकी, ये बताते हैं।
इट इज द कंटेंशन ऑफ CHV। वेंकटाचलम का तर्क है ये। अब इन्होंने तर्क कहां देखा? कोई तो प्रूफ होगा, प्रूफ भी दे रहे हैं वो। ही हैज टोल्ड टाइम एंड अगेन दैट पेंशन अपडेशन इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। उन्होंने हर बार कहा है कि पेंशन अपडेशन एनफोर्सिएबल नहीं है। वर्ड भी इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट लिए हुए हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति बकुल हल्दर जी लॉ के जानकार हैं। बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड, एक्यूरेट चॉइस ऑफ द वर्ड्स। वेंकटाचलम ने कई मौकों पर कहा है कि पेंशन रेगुलेशन एनफोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब उसमें अपडेशन का कोई क्लॉज नहीं है। अब यहां पे मैं वेंकटाचलम को पूछना चाहता हूं, वेंकटाचलम साहब आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था? आप ग्रेजुएट हो भी या नहीं? क्यों जिस समय आप भर्ती हुए थे उस समय ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं थी, 12th पास क्लर्क आया करते थे। और आप ऑफिसर होते तो आप यहां एक जगह नहीं जम पाते, कहीं ड्यूटी करते। ऑफिसर आप थे नहीं, क्लरिकल में थे आप। कई स्पेशल असिस्टेंट होंगे, उनकी कहीं पोस्टिंग होती है, एक जगह जम जाता है, वहीं से अपनी पॉलिटिक्स चलाता रहता है। ये हमने जब बैंकों में देखा है। आपने पढ़ा है कि कभी अपना रेगुलेशन क्या है 95? कभी भी पढ़ा हो तो शायद इस छोटे विचार को आप बार बार नहीं रखते कि वो एनफोर्सिएबल नहीं है। किसको कहते हो एनफोर्सिएबल? आपने 35(1) पढ़ा है क्या? उसके साथ में आपने रेगुलेशन 56 पढ़ा है क्या? और उसको पढ़ने के लिए आपने क्या CCS रूल 1972 पढ़े हैं क्या? रेगुलेशन 1972 में कहीं लिखा हुआ है पेंशन अपडेशन रिवीजन? नहीं लिखा है ना, तो यहां भी नहीं लिखा जा सकता था। आपने ऊपर ऊपर का खा लिया और लोगों में एक गलतफहमी पैदा कर दी और आपने इसको फंड बेस्ड बनाया। और 2010 में रिकवरी लेके तो बिल्कुल ही फंड बेस्ड बना दिया। ये दिखा दिया कि हां ये फंड बेस्ड है। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आप बड़े माहिर किस्म के आदमी हो। अंडर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन विच इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड। मतलब इतनी बड़ी भाषा लिखी है बकुल हल्दर जी ने कि इसने ये कहा है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। एग्जिस्टिंग रेगुलेशन 1995 में, क्योंकि ये साइलेंट है। क्लियर कट बकुल हल्दर जी ने जमीन के अंदर से खींच के सबूत निकाला कि जो स्टेटमेंट जो राउंड कर रहा है यूट्यूब पर या आपके व्हाट्सएप पर, ये और कोई नहीं, इसके पीछे लिखने वाला या लिखाने वाला वेंकटाचलम है। तो वेंकटाचलम चाहता है कि लोगों का बैंक की पेंशन अपडेशन नहीं हो। बिल्कुल साफ सुथरा खींच करके ले आए। और बकुल हल्दर जी के एक एक वर्ड, कंटेंशन, कितना प्यारा वर्ड है, एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल का मतलब यह होता है कि यदि आपके रेगुलेशन में कोई कमी है तो कोर्ट उसको लागू नहीं कर सकता। ये लीगल पार्लेंस में एक सेट वर्ड है। बकुल हल्दर जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी सोच रहे थे कि कौन शरारत कर सकता है, चलो आपने निकाली तो सही कि यह शरारत वेंकटाचलम की है। अब जो लेटर वेंकटाचलम के आते हैं वहां तो इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। अब यह पता नहीं इसने किसको उकसाया और उस व्यक्ति ने उस लेटर को लिखा और उसमें टूटी फूटी इंग्लिश थी। विचार और किसी के थे, वर्ड और किसी के थे, और इंग्लिश भी सही नहीं थी। वर्ड भी उसमें एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट नहीं थे। वेंकटेश्वरम साहब, मैं आपको साहब और जी कह रहा था, लेकिन मेरे पास लोगों के कमेंट आए और आपके जो कुकर्म और अत्याचार रहे हुए हैं ना, उनसे लोग इतने परेशान हैं। लोग कहते हैं दीवान सिंह जी ये आदमी डिजर्व नहीं करता, इसे सर कहा जाए और इसे साहब कहा जाए। अब मुझे पता नहीं, आपने मेरे को और कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं शालीनता से बोलूं या मेरे व्यूअर्स की बात मानूं? भाई आपका आखिरकार बिगाड़ा क्या है पेंशनर्स ने? मेरे तो समझ में नहीं आती। आप हमारे ही पैसे पे जिए हो, हमारे पैसे पर रहे हो,
और इस प्रकार की हरकत करते हो, आपका मतलब हमारा फैसला आने वाला है और आप इस प्रकार की हरकत करा रहे हो। क्योंकि आपके स्टेटमेंट प्रीवियस स्टेटमेंट है, वो 31 तारीख के स्टेटमेंट से मिलते हैं, इसलिए 100% ये प्योर प्रूव हो जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार कि इसके पीछे आप हो। सर एक बात और बताइए मुझे, हमने तो ये देखा है सर कि साधु आदमी साधु के साथ बैठता है, लेडीज लेडी के साथ बैठती हैं, जो बदमाश होते हैं बदमाश के साथ बैठते हैं, ऑफिसर ऑफिसर के साथ बैठता है, किलर किलर के साथ बैठता है। एक एक नियम होता है। और आप रिटायर्ड होकर के वर्किंग एम्प्लॉय के साथ बैठते हो, अपने ही भाइयों को छोड़ करके। ये कौन सा नियम है सर? आप रिटायर्ड बैंक पेंशनर के साथ बैठो ना, आप भी तो आओगे, आपकी भी पेंशन अपडेट होगी। आप पेंशन अपडेट पर क्यों? आपको पेंशन अपडेट की जरूरत नहीं है कि आपकी जो कमाई चल रही है ना वर्किंग एम्प्लॉय से, और जो मजे मारते हो, उसकी वजह से आप इधर नहीं आना चाहते हो। आप दो पैरों पैर क्यों रखे हो? यदि आप बैंक पेंशनर हो तो बैंक पेंशनर के साथ बैठिए। और कमाल के हमारे वर्किंग एम्प्लॉय हैं, पता नहीं किस कारण से इस व्यक्ति को अपने पास जगह दे रखी है। क्यों बैठाते हो भाई? और ऐसा कौन सा तीर मार दिया इस व्यक्ति ने कि जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा? इसके बाद एक वीडियो आएगा, कमल पाटनी जी ने लंबा चौड़ा लेख लिखा है कि इस व्यक्ति ने बैंक जो एम्प्लॉय वर्ग उनकी क्या हालत कर दी है। तो अंत में कहना चाहूंगा कि हम ढूंढना चाह रहे थे कि एक्चुअली स्टेटमेंट का जो सर्कुलेट हो रहा था यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पे, उसके पीछे कौन था। तो उसके पीछे क्लियर हो चुका है बकुल हल्दर के स्टेटमेंट से कि इसके पीछे और कोई नहीं, केवल और केवल बैंक का चलन है। वो नहीं चाहता कि बैंक पेंशनर का पेंशन अपडेशन हो। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।